हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जो है आपकी क्लास 8 की साइंस बुक का। तो हम कंटिन्यू करेंगे कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल क्या होता है और हम क्या क्या देखेंगे इसमें। अब रिप्रोडक्शन से आप ये समझ सकते हैं द प्रोसेस बाय विच प्लांट एंड एनिमल गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट और एनिमल्स क्या करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स या यंग वन या अपनी जो जनरेशन उसको कंटिन्यू करते हैं या बेबीज या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये वो प्रोसेस होती है। अब मेनली अगर हम देखें इस चैप्टर के अंदर हम एनिमल से डील करेंगे कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल क्या होता है, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, और एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या प्रोसेसेस होती हैं, और कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में होते हैं, फीमेल में होते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन हमें फोकस मेनली क्या करेंगे? एनिमल्स में करेंगे इस चैप्टर में है। तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर इन प्लांट्स। ये रिप्रोडक्शन जो है प्लांट और एनिमल दोनों के लिए एसेंशियल है। ये इसलिए एसेंशियल है क्योंकि ये क्या हेल्प करता है? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज ऑन प्लैनेट अर्थ। की जो रिप्रोडक्शन है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी जनरेशन अर्थ पे कंटिन्यू कर नहीं पाएगी अगर रिप्रोडक्शन ना हो। हम रिप्रोड्यूस करेंगे, पेरेंट रिप्रोड्यूस करेंगे तो ऑफस्प्रिंग्स या बेबीज प्रोड्यूस होंगे, वो फिर धीरे धीरे जवान होंगे, फिर वो मैच्योर होंगे और फिर वो उस एज में पहुंचेंगे तो पुराने जो ओल्ड वन है वो दुनिया से चले जाएंगे और वो खुद रिप्रोड्यूस करने लगेंगे। तो ये हमें समझना है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज होता है, मतलब एक स्पीसीज अर्थ पे कंटिन्यू तक रहती चली जाती है। इससे ये समझें कि बहुत सी स्पीसीज अगर उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर वो आज दिख रही हैं लेकिन कल नहीं दिखेंगी, है ना। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, जो एनिमल्स हैं, लॉयंस है, डियर्स है, काऊ है, ये सब रिप्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स। अगर ये लोग रिप्रोड्यूस ना करें तो पता चल रहा है आपको 10 साल बाद दुनिया से काऊ देखने को ही नहीं मिलेगी, ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे वो बूढ़ी होती गई और बीमार होके ओल्ड एज में मरती गई अपनी एज कंप्लीट करके, तो दूसरी उनकी जगह लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज करते हो ताकि क्या किया जा सके? लाइफ को कंटिन्यू किया जा सके अर्थ पर। Imagine that what would have happened if organism has not reproduced. You will realize that a reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kind of individual and generation after generation. अब ये समझ लें कि यहाँ पे एक पॉइंट आया है, सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिनमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो स्पीसीज बनती है या इंडिविजुअल या बेबीज बनते हैं वो किससे मिलते जुलते होते हैं? वो पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, मतलब माता पिता से मिलते जुलते। आप फॉर एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं, आपके दिमाग में यही आया होगा कि हाथी का बच्चा एलिफेंट्स का बच्चा एलिफेंट होता है, जिराफ का बच्चा जिराफ ही होता है बड़ों के, और इंसान का बच्चा इंसान होता है। इंसानों के घर ऐसा नहीं होगा कि भाई आपके घर पे जिराफ का बच्चा पैदा हो गया, है ना। किसी के यहाँ सुना है कि बेबी ऐसा हुआ है कि वो जिराफ की तरह दिख रहा है ना। ये हो सकता है, बोलते हैं कि हाथी पैदा हुआ है, बिल्कुल हाथी की तरह बच्चा लगता है आपका, आप बिल्कुल भैंस की तरह लग रही हो, मोटी, मतलब एक्चुअल में भैंस नहीं लग रही, वो उनके सींग नहीं है, वो मोटी हैं इसलिए बोल सकते हैं आप, है ना। तो आप ये समझ लें, कोई लंबा है तो ये बोलते हैं ना खंबे की तरह लंबा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो खंबा है। समझ में आया? तो हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जो किसी भी एनिमल्स के हों, इंसानों के हों या दूसरे एनिमल्स के, उन सब के ऑफस्प्रिंग्स बच्चों किससे मिलते जुलते हैं? उन सारों के ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं, है ना। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो अब हमें इस टॉपिक के अंदर बच्चों देखना है कि किस किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, मतलब क्या क्या माध्यम लगाए जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। बेसिकली इस चैप्टर में दो मोड आएंगे, सेक्सुअल और असेक्सुअल। इन दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन को हम देखेंगे डिटेलली। अब कुछ बच्चों के नाम देखेंगे, मतलब कि एनिमल्स जो हैं या पेरेंट्स जो हैं अगर उनको क्या कहते हैं, और उनके छोटे बच्चों के नाम क्या होते हैं जो पैदा होते हैं, या ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस होते हैं, न्यूली ऑफस्प्रिंग। जैसे ह्यूमन के बच्चे को क्या बोलते हैं? बेबीज बोलते हैं। कैट के बच्चे को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? किटन बोलते हैं। समझे? कैट के बच्चे किटन, ये रहे आपके। ह्यूमन के बच्चे को बेबी बोलते हैं, बेबी। और कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं? किटन। किटन तो देखा होगा आप, मेरे को बिल्ली भी दिखाना पड़ रही है आपको। तो ये रही आपकी, आप तो बोलते हैं ना बिल्ली के बच्चे, लेकिन एक्चुअल में आप साइंस पढ़ना है तो आपको बेटर वर्ड्स यूज़ करना है जो उससे रिलेटेड हैं, है ना। ऐसे तो आप ये भी बोल सकते हो कुत्ते का बच्चा पप्पी, सही पकड़ा, पपी।
पपी बोलते हैं हम डॉग के यंग वन को या ऑफस्प्रिंग्स को, और ये यहाँ पर उस जैसा दिख रहा है। अब आते हैं बटरफ्लाई के बच्चे को हम क्या कहते हैं। बटरफ्लाई के यंग वन को या छोटे बच्चे को आप क्या बोलते हो? कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या होती है? आपको दिख रहा होगा कैटरपिलर जो है, ये कैटरपिलर क्या खाएगी? लीव्स को खाएगी और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देती है कोकून, जिसके अंदर रहती है और वो बनती है बटरफ्लाई और ऐसी बन के निकल जाती है। तो ये बात अपन को अच्छे से समझना है कि बटरफ्लाई के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? यंग वन को कैटरपिलर। हैन के बच्चों को क्या बोल देंगे? चिक। चिक 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 क्या बोलते हैं? कुछ लोग तो ये बोलते हैं ना चिक चिक कर रहा हो, ऐसा मतलब आप जबरन की बातें कर रहे हो, एक चीज़ के पीछे पड़ रहा। तो हैन के बच्चों को चिक बोलते हैं। चिक का मतलब आप समझते हैं हैन के यंग वन, छोटे छोटे खूबसूरत से बच्चे होते हैं, है ना, नॉर्मली आपने देखे होंगे। अब आते हैं काऊ के बच्चे को क्या बोलते हैं? काऊ के बच्चे को स्टूडेंट्स काल्फ बोलते हैं, है ना। ऐसी गायें आपने ज़्यादातर फोटोज़ में देखी होंगी, लेकिन ये इंडिया में बहुत से लोग जो डेयरीज वेरीज रखते हैं इन फॉरेन काउंस को इस्तेमाल करते हैं और इस ब्रीड को क्या बोलते हैं? जर्सी बोलते हैं। जर्सी ब्रीड होती है, ये फॉरेन की है, यूरोप में ज़्यादातर पाई जाती है, और इस काऊ के बच्चे को काल्फ बोलते हैं। अब बात आती है फ्रॉक की। फ्रॉक के बच्चे को क्या बोलते हैं? मेढक का बच्चा क्या होता है? मेढक का बच्चा, मेढक का बच्चा, देखिए मेढक का बच्चा मेढक होता है? नहीं, टैडपोल होता है। देख लें आप गौर से, ध्यान से, कि ये पानी में इस टाइप का दिखता है, फिर और बड़ा होता है तो थोड़े थोड़े पीछे के लेग बनना शुरू होते हैं, फिर और कंप्लीट पीछे के लेग बनते हैं, फिर आगे के, और इसकी पूंछ गायब हो जाती है और ये बन जाता है मेढक, फ्रॉक, है ना। थोड़ा बहुत मजाक चलता है याद करने के लिए, लेकिन पूरा मजाक अपन कम करते हैं क्योंकि हमारे लिए पढ़ाई इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बोरिंग नहीं। तो अब हम चलते हैं टू मोड बाय विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी डन। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे? नहीं सॉरी, आप नहीं कर सकते, मैं गलत बोल गया। आप क्या पढ़ना है यहाँ पर? दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे पहले स्टार्टिंग में, फिर हम थोड़ा सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। मेनली एनिमल्स के अंदर स्टूडेंट्स जो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हम शॉर्ट में देखें। जो फीमेल्स हैं वो एग प्रोड्यूस करती हैं और जो मेल्स हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और दोनों जब मिलते हैं, है ना, तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर, और एम्ब्रियो के अंदर डेवलप जब हो जाता है तो उसको हम फिर एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होकर क्या बन जाता है? बेबी बन जाता है, जो बर्थ लेता है। तो आप ये समझें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो ये बाई पेरेंटल होगा, मतलब दो पेरेंट्स की ज़रूरत होगी। रिमेंबर दैट प्लांट दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी कर रहे हैं, अगर कुछ प्लांट भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि जिनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है, एंजियोस्पर्म वो स्टूडेंट्स प्लांट होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनके पास भी क्या होंगे? मेल प्लांट होगा और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, फीमेल प्लांट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो कैन यू नेम दीज एनिमल, ये बाद में देखेंगे हम कि आप क्या नाम बताओ, ये बच्चों वाले काम है जो एनसीईआरटी में दिए रहते हैं, इसलिए हम मेन पॉइंट्स को कवर करते हैं। एनिमल ऑल्सो द मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब क्या होता है कि फीमेल्स जो होती हैं वो एग बनाती हैं, है ना, और जो मेल्स हैं वो स्पर्म को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों क्या बना रही हैं? गैमेट्स बना रही हैं, दोनों मेल और फीमेल अलग अलग टाइप के गैमेट्स बना रहे हैं, तो इनके सिस्टम्स भी अलग अलग होते हैं। लाइक अ प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनी एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। जैसे कि प्लांट में होता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट एक कंबाइंड टर्म स्टूडेंट्स यूज होता है किसके लिए? ओवा के लिए और स्पर्म्स के लिए। हाँ, तो क्या बात है यहाँ पर कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के जो गैमेट्स बनते हैं वो दोनों मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, और फ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट डेवलप करके बहुत टाइम बाद क्या कर देता है? एक नया इंडिविजुअल, एक नया सदस्य बना देता है समाज का, है ना। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें क्या हो रहा हो? फ्यूजन हो रहा हो, मतलब फ्यूजन मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना हो रहा हो, है ना, दोनों मिल रहे हों और कंबाइन होकर कुछ बना रहे हो जिसको हम जाइगोट कहें। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। आप ऐसे समझ लें
कि आप अगर कोई फाइल सेंड कर रहे हैं या किसी को ब्लूटूथ से गाना सेंड कर रहे हैं, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, जहाँ पर दो चीज़ों के कनेक्शन से या एक के सेंड करने से और दूसरे के रिसीव करने से क्या हो रहा है, दोनों की पेयरिंग हो रही। वैसे ही क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या होता है स्टूडेंट, कि गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं। जैसे आप ये समझे कि आप दो डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, उसमें से एक फाइल ट्रांसफ़र करता है, दूसरा रिसीव करता है। वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों के गैमेट्स जो होते हैं फ्यूज़ होते हैं और क्या बनाते हैं, ज़ाइगोट्स बनाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इसी को कहते हैं हम, ये समझे। तो हम इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं कि इन ह्यूमन द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। तो पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। इसमें 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। मेल इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस और सिंगल क्या होता है, टेस्टिस बोलते हैं। सिंगल बोलें तो टेस्टिस होता है और कंबाइन में प्लूरल में बोलें तो बच्चों टेस्टिस होता है। मतलब TES और TESTIS सिंगल में बोलते हैं। 2 स्पर्म डक्ट एंड पेनिस क्या होता है, पेनिस होता है और 2 स्पर्म डक्ट होते हैं। स्पर्म डक्ट मतलब ये समझ ले पाइपलाइंस जो कैरी करती हैं स्पर्म्स को। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। जो टेस्टिस हैं वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनको स्पर्म्स बोलते हैं हम, है ना। मेल गैमेट्स स्पर्म होते हैं और फीमेल गैमेट्स ओवा होते हैं। द मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। कितने मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है एक टेस्टिस, है ना। विच शो द पिक्चर ऑफ द स्पर्म्स। आप देखिए भाई साहब, ये देख सकते हैं आप, एक स्पर्म ऐसा दिखता है ना। ये रहा उसका हेड, ये होगा मिडिल पीस, ये टेल। 3 पार्ट में होता है, हम इसको डिटेलली बाद में देखेंगे। तो द स्पर्म इज वेरी स्मॉल इन साइज, हेड मिडिल पीस एंड टेल ईच हैज। इसके बावजूद ये समझे कि स्पर्म का साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर 3 ऐसे पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स जो आपको आसानी से दिख जाते हैं। एक हेड होता है ना, एक मिडिल पीस होता है और एक टेल होता है। ये सब आपको कहाँ देखने को मिलते हैं कि स्पर्म के अंदर, हर स्पर्म के अंदर ये तीनों पार्ट मौजूद होते हैं। ईच स्पर्म इज द सिंगल सेल विथ ऑल यूजुअल सेल कंपोनेंट। हर एक स्पर्म जो होता है एक सेल होती है। और आपने पढ़ा है कि सेल क्या है, एक सी स्मॉलेस्ट सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है। मतलब खुद में एक रजनीकांत है कि वो सारे काम कर सकता है ना। तो जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी सबसे छोटी यूनिट जो सेल्फ सफिशिएंट है उसको हम सेल बोलते हैं। तो स्पर्म भी एक तरह की सेल है जिसके अंदर सारे क्या हैं, सेल के कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। अब आते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पे स्टूडेंट्स, है ना। इसको हम देखते हैं। अब ये चलते हैं, ये रहे टेस्टिकल्स और इनको हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट। इनको क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट, जो स्पर्म्स को कैरी करती हैं। और फिर ये इन पाइप्स के थ्रू ये यहाँ से होते हुए पेनिस के आउट रिमूव होता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर। अब ये जो पोर्शन स्टूडेंट्स कहलाता है इसको हम पेनिस बोलते हैं। इसके ऊपर ये कुछ ग्लैंड होते हैं जिनको बल्बो यूरेथरल ग्लैंड बोलते हैं, या पोस्ट्रेट ग्लैंड होते हैं, या दूसरे सेमिनल वेसाइकल होते हैं। ये सब हम हायर क्लासेस में देखेंगे। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यहाँ पे आप ये ग्लैंड्स, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं पढ़ा रहे। देखिए, आप ये समझें कि आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपकी बुक में दिया है ना। आपके टीचर्स ये भी बोल सकते हैं कि अरे 9th में तुम्हें काम आएगा, तुम एक काम करो 8th क्लास में ही 9th का ये पढ़ लो, है ना। तो भैया अभी 8th का पढ़ लें, 9th में आएंगे तो 9th का तो जब पढ़ ही लेंगे ना। तो जबरन में हम जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, नीडी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा टाइम पे करेंगे, है ना। जबरन में हम 8th क्लास में 9th का क्यों पढ़ें, इतना ही बहुत है हमारे लिए कि हम 8th का पढ़ लें। तो ये जो चीज़ें हैं हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट तो ये टेस्टिकल्स हैं या टेस्टिस हैं जो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे ये स्पर्म डक्ट हैं, है ना। और तीसरा ये पेनिस है। हाँ, अब आपके दिमाग में ये आ सकता है ये फुटबॉल की तरह क्या है। ये फुटबॉल की तरह यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें यूरिन स्टोर होती है, मतलब आपकी सूसू। तो ये बात हमें समझना है। कभी हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना के पूछ लेते अगर टीचर, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कौन सा है। अब हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये देख लें कि हेड होता है बच्चों स्पर्म के अंदर, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। अब थोड़ी सी हम इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ सिर्फ समझेंगे हम, इसको पढ़ेंगे नहीं, मतलब कि नोट्स वोट्स टेक डाउन नहीं करेंगे, या हम ये सुन बस सिर्फ बात ही बात करेंगे हम। अब ये आपको मेंशन नहीं करना, बस इंफॉर्मेशन के लिए समझ ले। टेल का क्या काम होता है।
आपने कभी पतंग उड़ाई हो तो पतंग में टेल नहीं होती, तो पतंग आड़ी तिरछी कहीं कहीं भी भगती है, जिसको बोलते हैं ना सही स्मूथली पतंग नहीं उड़ती जिसकी टेल या तो ज़्यादा बड़ी हो या ज़्यादा छोटी हो या टेल ही नहीं हो। तो टेल का एक्चुअल काम क्या होता है, मूवमेंट में हेल्प करती है या बैलेंस बनाने में, है ना। तो वैसे ही स्पर्म के अंदर जो टेल होती है स्टूडेंट्स, वो किस चीज़ में मदद करती है, वो स्विम करने में मदद करती है। मतलब पानिया सा बहता रहा, मतलब तैरने में मदद करती है ना, स्विम करने में आप बोल सकते हैं। स्विम मतलब तैरना, बहना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो स्पर्म क्या करता है, स्विम करके जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। अब ये आता है बीच वाला पोर्शन जिसमें है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल पीस। मिडिल पीस में बहुत, आप समझ लें कि स्पर्म को जाना है कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। आगे जाके किससे फ्यूज करना है, ओवा से फ्यूज करना है या फीमेल गैमेट से, तो उसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी स्टूडेंट्स कहाँ प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया सारे कहाँ, मिडिल पीस में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम स्पर्म के अंदर कौन करेगा, मिडिल पीस पोर्शन। मूवमेंट का काम कौन करेगा, टेल। बात समझ में आई। अब आता है हेड। हेड के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम्स बच्चों क्या करते हैं, हेरिडिटी प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा आपकी चाची, मामी, फूफा, डैड डैड डैश, सारे लोग आप बोलते हैं ये इनका बेटा तो बिल्कुल इनके चाचा की तरह है, मम्मी पे गया ये लड़का बड़ा चालाक है, बहुत तेज चिल्लाता है पापा की तरह। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं बच्चों हेरिडिटी की, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, मतलब किसी की ब्लू आइज हैं, रिंकल्ड हेयर हैं, ये सब हेरिडिटी में आते हैं। मतलब आपको आपके फादर से, और उन फादर को उनके फादर या मदर से, आपको अपनी मदर फादर से मिलता है ना, या उनको उनकी मदर फादर से मिलता है। ये सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। और वो क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस में। और वो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पर्म के हेड में। तो ये मेन रीजन है जहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन सेव होती है। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ये अपनी इंफॉर्मेशन देता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन देता है, मेल गैमेट्स अपनी इंफॉर्मेशन और फीमेल गैमेट्स अपनी इंफॉर्मेशन, दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं, जाइगोट। और जाइगोट फिर क्या बना देता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से बेबी बनता है। तो इसलिए बोलते हैं ना, इसकी आंखें मम्मी की तरह हैं लेकिन हेयर पापा की तरह है, क्योंकि दोनों की इंफॉर्मेशन क्या हुई है, कंबाइन। हाँ, व्हाट पर्पस डज द टेल इन स्पर्म सर्व, है ना। तो सांप की टेल किस लिए काम आती है, बॉडी लहरा लहरा के चलता है जमीन पर। वैसे ही स्पर्म की टेल किस काम में आती है, अब हमें देखना है। द स्पर्म टेल in the movement in the reproductive tract. The middle piece help in the providing energy and head part provide a chromosome or the hereditary. अब बात आई समझ में आपको। अब चलते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक आर द पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स जिनको बोलते हैं, एंड यूट्रस। आप ये समझ लें कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है बच्चों, उसमें पहली चीज़ ओवेरीज होती हैं। तो सॉरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बात करें तो पहली चीज़ ओवेरीज होती हैं। इन ओवेरीज का पहला काम स्टूडेंट्स क्या होता है, ओवा बनाना। ओवा मतलब फीमेल गैमेट्स, जो किसके साथ कंबाइन होता है, स्पर्म के साथ। ये स्पर्म के साथ कंबाइन होता है और जाइगोट बनाता है। अब बात आती है, ये जो आपको नोकिया की तरह हाथ दिख रहा है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, नोकिया के हैंड की तरह। ये फैलोपियन ट्यूब होते हैं और इनके आगे की तरफ फिंगर निकली होती हैं। इन फिंगर को हम हायर क्लासेस में देखेंगे कि इनको क्या बोलते हैं, फिम्बरी। हमें यहाँ इसको डिटेलली नहीं पढ़ना, बस इतना समझना है कि ये ट्यूब्स हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। इनका काम क्या है, हाथ आप आगे बढ़ाओ तो आप कोई सामान लेने के लिए करते हो ना, आपने हाथ आगे बढ़ाया, अपने हैंड को एक्सटेंड किया तो आप कोई सामान लेने के लिए बढ़ा रहा है। वैसे ही ये जो आपको नोकिया के हाथ नहीं है, ये ना बस समझना, नोकिया का ऐड दे रहे हैं ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के जो यहाँ पे हैंड दिख रहे हैं आपको ना, यूट्रस से अटैच, इनका काम क्या होता है, ये ओवा को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये ओवा को कलेक्ट करते हैं। ये दो ओवरीज से एट ए टाइम, एक बात समझ लें, एक बार में एक ओवेरी काम करती है और एग प्रोड्यूस करती है। दूसरे मंथ के अंदर दूसरी ओवेरी प्रोड्यूस करती है एग, फिर थर्ड मंथ के अंदर ये करती है। मतलब एक के बाद दूसरे का नंबर आता है, एक साथ दो ओवा प्रोड्यूस नहीं होते। अब क्या होगा, यहाँ से एग निकल लेगा, फेलोपियन ट्यूब उसको कलेक्ट करेगा और कहाँ आ जाएगा, यूट्रस में। इस पोर्शन को हम क्या, यूट्रस बोलते हैं। इसके नीचे ये पोर्शन सर्विक्स होता है और ये वेजाइना होता है, जहाँ पर कॉपुलेशन जनरली कैरी आउट होता है। यहाँ से स्पर्म पास करते हैं और फेलोपियन ट्यूब में जाके अगर यहाँ पर ओवा प्रेजेंट है तो ओवा से क्या होते हैं, स्पर्म कंबाइन हो जाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट धीरे धीरे यहाँ आकर सेटल हो जाता है और यहाँ पर एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप हो जाता है।
female gamete called ova, egg in human being, a single mature egg is released into oviduct by the ovary every month। आ गई बात ना जो अपन ने करी थी कि हर मंथ में एक मैच्योर एग का प्रोडक्शन ओवरीज करेंगी, और ये कहाँ होगा, ओविडक्ट के थ्रू यूट्रस में कैरी किया जाएगा। यूट्रस इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस लाइक अ स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। जैसे कि स्पर्म होता है वैसे ही एग जो होता है वो सिंगल सेल होता है। स्पर्म भी एक सिंगल सेल होता है, वैसे ही एग एक तरह का सिंगल सेल होता है स्टूडेंट्स, लेकिन इनके दोनों के क्रोमोसोम नंबर आधे आधे होते हैं, मतलब हाफ हाफ। ह्यूमन सेल के अंदर स्टूडेंट्स कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। स्पर्म के अंदर 23 होते हैं क्रोमोसोम्स, और ओवम के अंदर 23। दोनों कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो जब जाइगोट बनाते हैं तो उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स अपने आप हो जाते हैं। तो ये बात हमें थोड़ा सा समझना है। फर्टिलाइजेशन, अब हम ये पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन, द फर्स्ट स्टेप in the process of reproduction is the fusion of male gamete called sperm and the ovum. When the sperms come in contact with an egg, one of the sperm fuses with the egg. Such fusion, the egg and the sperm is called fertilization. जब भी है ना, जब भी क्या होता है, स्पर्म्स किसकी तरफ दौड़ लगाते हैं, ओवम की तरफ। ड्यूरिंग कॉपुलेशन स्पर्म्स जो रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं, मैराथन। मतलब मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स होते हैं, 300 मिलियन स्पर्म्स जो होते हैं वो सब के सब रेस लगाते हैं। उनमें से जो सबसे एडवांस होगा, ताकतवर होगा, है ना, फास्ट होगा, और मतलब वही जीतेगा ना, जो जीता वही सिकंदर वाली केस होता है ना। जो सब ऑल राउंड फिट होगा वो बहुत फास्ट मूव करने की कोशिश करेगा और जाके किससे कंबाइन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओवम से। जब ओवम से कंबाइन हो जाएगा, कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा उसके बाद, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म न्यूक्लियस, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट बन जाता है जब क्या होता, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बना। बेटा जब जाइगोट बन गया तो ये दोनों के अलग अलग न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक न्यूक्लियस बन गया, और सेल के अंदर टोटल कितने हो गए क्रोमोसोम्स, जो हमने बात करी थी, टोटल क्रोमोसोम्स लगभग 46 हो गए, क्योंकि दोनों के अंदर क्या थे, 23 थे, है ना, 23 क्रोमोसोम्स ईच के अंदर थे, तो क्या हो गए, 46 क्रोमोसोम्स हो गए। अब ये आपको दिख रहे होंगे बड़े से पेंटिंग में अच्छे से क्रोमोसोम्स। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये ट्रैवल करते करते आ रहे हैं, और इनमें से एक जो था वो कंबाइन हो गया, किससे कंबाइन हो गया, ओवम से, और ये कंबाइन होकर दोनों के न्यूक्लियस एक बन जाएंगे, ये हमने पढ़ा है। जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल। जैसे ही आपने ये कहा कि जाइगोट बन गया, तो आप ये कह सकते हैं कि नई लाइफ शुरू हो गई, नया लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहली स्टेज शुरू हो गई। एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन चुका है, क्या हो गया है, एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन चुका है ना। कुछ एक माइनर इमेज बनी है जाइगोट की, और यहाँ पर दोनों के न्यूक्लियस मिल रहे हैं, ये भी दिखाया गया है यहाँ पर। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एग सेल फ्रॉम मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम फादर, सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टर फ्रॉम द मदर एंड वाइल द सम कैरेक्टर फ्रॉम द फादर। आप समझ में आया क्यों बोलते हैं लोग, क्योंकि आपका जो आप भी क्या थे, पहले जाइगोट थे, फिर आप बने एम्ब्रियो, फिर आप ऐसे बेबी बॉर्न हुए, फिर बड़े हुए, तो आपके अंदर किसकी, आपकी मम्मी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं और पापा की भी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। अगर आपके अंदर मम्मी और पापा, मान लो मम्मी और पापा की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है, तो हो सकता है उन्होंने आपको घोड़े से उठाया हो, है ना। हो सकता है आपको बचपन में किसी ने फेंक दिया और उन्होंने उठा के लिया हो, मतलब ये भी हो सकता है ना। तो आपको अगर ऐसा लगता हो तो मम्मी से पूछ सकते हैं आप कि आप हमें कहाँ से उठा के लाई थी मम्मी, है ना। पता चल रहा है हम काले हैं और मम्मी पापा दोनों गोरे हैं, तो फिर तो और घर में जीना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने देखा था ना, क्यों बोलते हैं लोग, पापा की तरह दिख रहा है, मम्मी की तरह दिख रहा है, मम्मी की तरह चालाक है, पापा की तरह बोलता बहुत तेज है ना, बहुत सियाना है, बहुत चालाक है, बिल्कुल लोमड़ी की तरह। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अपनी मम्मी और पापा से मिले हैं। क्यों मिले हैं, किसके थ्रू, आप इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हो कि आपको एक मम्मी, आपकी जो जाइगोट था उसमें एक न्यूक्लियस क्या था, मम्मी का था, दूसरा फादर का था, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम थे। क्रोमोसोम्स किन का बना होता है, डीएनए का बना होता है, हमने देखा था। और डीएनए के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं,
और प्रोटीन ही तो है जो आपकी आई लैशेस बनाता है, आपका स्किन कलर बनाता है, आपकी हेयर बनाता है, आपकी बोन्स बनाता है, आपकी मसल्स बना, प्रोटीन हर चीज़ बनाता है स्टूडेंट्स। तो ये बात समझने की है। फर्टिलाइजेशन, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा हम। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसमें फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर टेक प्लेस की गई हो, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है, तो इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं हम? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर होता है, जैसे कि काऊ के अंदर, डॉग के अंदर, हैन के अंदर, इन सारी फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हम कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक से। हैव यू हियर्ड द टेस्ट ट्यूब बेबीज? क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में सुना है? टेस्ट ट्यूब बेबीज उनके लिए इस्तेमाल होता है जिन फीमेल्स की ओविडक्ट क्या हो जाती है? ब्लॉक्ड हो जाती है, मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। तो ये जो वीमेंस होती हैं बच्चों, ये नहीं कर सकती, ये जो एग प्रोड्यूस करती हैं उन तक ब्लॉकेज की वजह से स्पर्म्स नहीं पहुंच सकते। जब स्पर्म नहीं पहुंच सकते तो स्टूडेंट्स क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो क्या करते हैं डॉक्टर? क्या करते हैं कि फ्रेशली कलेक्टेड एग लेते हैं और स्पर्म लेते हैं। स्पर्म और एग क्या होता है? स्पर्म फादर से ले लेंगे और जो एग है वो और किसी से ले लेंगे, क्योंकि इनका एग जो प्रोड्यूस हो रहा है वो तो ब्लॉक है, तो वो तो यूट्रस में आ ही नहीं रहा, उसको आप आसानी से कलेक्ट नहीं कर पाते। तो या तो मम्मी का ही लेंगे ना, या नहीं तो दूसरे डोनर का एग लेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे? स्पर्म को दोनों को डॉक्टर एक पेट्री डिश में मिला देगा और बहुत से आवर्स के लिए उसको छोड़ देगा आर्टिफिशियल कंडीशन में, या इन विट्रो बोलते हैं। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, मतलब जिस बॉडी में ये प्रोसेस होना चाहिए थी उसके अलावा किस में हो रही है? ये टेस्ट ट्यूब में या किसी डिश में हो रही है, पेट्री डिश में, उसमें हमने स्पर्म ओवम को मिला दिया। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी को क्या बोलते हैं हम? विट्रो, इन विट्रो, है ना। इन केस फर्टिलाइजेशन ऑक्योर, द जाइगोट इज अलाइव टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक, देन प्लेस्ड इन मदर्स यूट्रस। अब क्या होता है? अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो आर्टिफिशियल मीडियम में क्या करते हैं हम? आर्टिफिशियल मीडियम में हम इसको प्लेस करके रखते हैं और एक हफ्ते तक जाइगोट डेवलप होता है। जब एक हफ्ते तक जाइगोट डेवलप होता है तो फिर डेवलप होने के बाद हम उसको कहाँ प्लेस कर देते हैं? मदर के यूट्रस में। अब वहाँ क्या होता है? मदर के यूट्रस में ये बच्चा 9 मंथ तक ग्रो होता है और फिर नेचुरली क्या होता है? नेचुरली बर्थ इसकी होती है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। हाँ, तो इनको देखते हो आप, इनको देख लें, ये महाराष्ट्र की हैं और ये पहली फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है इंडिया की। इंडिया में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है? ये हैं। इनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, आपको गूगल पे सर्च करना है और उसको याद रखना है। ऐसा नॉलेज मैंने जानबूझ के इनका नाम नहीं बताया आपको, ये आपका काम है, HW होमवर्क। You will surprise to know that in many animals the fertilization take place outside the body of the female। बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी टेक प्लेस करती है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। मतलब इनका मौसम जो बनता है ना, इनका मौसम जो समझ रहे हैं ना आप, वो सब पानी के अंदर आउटसाइड इन्वायरमेंट में बनता है। जनरली फ्रॉग के अंदर, फिशेस के अंदर आउटसाइड द इन्वायरमेंट क्या बोलते हैं भाई साहब? ऐसा करते हैं कि अपना एग रख आते हैं और मेल अपना एग रख आता है कहीं पर, और जब एग घूमते फिरते आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? जाइगोट। लेकिन ये कोइंसिडेंस पे जनरली ज़्यादा डिपेंड करता है। इसमें आप ये देखें कि इसमें प्रॉपर सेफ नहीं होता, बहुत से एग्स को या मेल फीमेल गैमेट्स को दूसरे एनिमल्स खा लेते हैं या वो एटमॉस्फेयर में डैमेज हो जाते हैं, तो इनको बहुत सारे गैमेट्स प्रोड्यूस करना पड़ते हैं जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग एंड टॉड मूव टू अ पॉन्ड। क्या करते हैं फ्रॉग और टॉड? रेनी सीजन के अंदर पॉन्ड में मूव करते हैं या उन जगह पर जहां पर पानी थोड़ा स्लो बह रहा हो, स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन अ वाटर, क्या होता है? द फीमेल ले हंड्रेड्स ऑफ द एग अनलाइक द हैंस फ्रॉग एंड द फ्रॉक्स एग इज नॉट कवर्ड बाय द शेल। अब क्या होता है? फ्रॉग के एग जो होते हैं वो शेल से कवर्ड नहीं होते, तो फीमेल्स क्या करती हैं? हंड्रेड्स ऑफ द एग ले कर देती हैं किसके अंदर? वाटर बॉडीज के अंदर, जहां जहां पानी भरा होता है वहां वहां ये कर देते हैं। कवर्ड बाय, अब क्या होता है? इनके एग जो होते हैं वो कवर्ड नहीं होते शेल से। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द एग। अब जो इन एग का प्रोटेक्शन होता है ना, वो एक जेली की लेयर करती है। किसकी जेली की? आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर के अंदर फ्रॉग के एग प्रेजेंट है और उस एग के आसपास जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है जो उनका प्रोटेक्शन करती है। As the eggs are laid, the
द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम, जैसे ही वो क्या करते हैं, फीमेल लैग करती है एग को, जो मेल है वो अपने स्पर्म्स वहाँ पर डिपॉजिट कर देता है, वो भी वहाँ जाकर अपने स्पर्म्स लीव कर देता है। स्पर्म वाटर के अंदर रेंडमली स्विम करते हैं और लॉन्ग टेल के साथ, और वो कांटेक्ट में आते हैं एग के, और क्या हो जाता है, एक अटूट बंधन में बन जाते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ, है ना, मतलब एक तरह की डेस्टिनेशन वेडिंग हो जाती है फ्रॉग, और आप तो समझते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग हो जाती है किसमें, फ्रॉग के केस में। और ऐसा ही फिशेस में होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है बच्चों, इनको बहुत सारे एग प्रोड्यूस करना पड़ते हैं, क्योंकि बहुत से क्रिएचर्स इनको खा भी जाते हैं। तो एनिमल्स ले 100 ऑफ द एग रिलीज मिलियन ऑफ द स्पर्म, मतलब जब 100 ऑफ द एनिमल बनते हैं तो उनके लिए कितने मिलियंस ऑफ द एग्स रिलीज होते हैं। द एग डू नॉट गेट फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, दिस इज ऑल द एग, हाँ सारे नहीं होते। अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच में फीड ऑन द एग, बहुत से ऐसे चोर होते हैं जो एग्स पे फीड कर जाते हैं या उनको खा जाते हैं या नेचर से वो डिस्ट्रॉय करते हैं। मान लो फीमेल फ्रॉग ने पानी के अंदर जाकर एग ले करे, वहाँ से आ गई खतरनाक धूप और फीमेल्स एग डिस्ट्रॉय हो गए, तो ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी होती है। या बता वहाँ पे चींटियाँ आ गई, चींटे आ गए तो वो एग्स को खा गए, अपना खाना हो गया उनका, मतलब दावत उड़ गई। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। तो फर्दर टॉपिक्स हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।